अच्छा अर्जुन भी, I have to go. Bye. सर जी, आपके लिए ऑरेंज जूस। थैंक यू। ऑरेंज जूस। ना ही उम्र है और ना ही वक्त का लिहाज, फिर भी आप ऑरेंज जूस विदाउट वोडका पी रहे हैं। शराब पीना एक बुरी आदत है, पर आदतों की गुलामी करना मेरी आदत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एडिक्शन कमजोर लोगों की निशानी होती है। मैंने भी इस बुरी आदत की कुछ महीनों पहले तक गुलामी की थी, बट नाउ आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग। फ्रूट पंच पी रही हूँ, नो अल्कोहल। हाय, आई एम संध्या। हाय। एसीपी अर्जुन राउते। आपको कौन नहीं जानता, आए दिन टीवी पर अखबारों में आप ही के चर्चे होते रहते हैं। वैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस कैसे सॉल्व कर लेते हैं आप? जैसे पिछले हफ्ते एक मास्ड ऑनलाइन किलर को आपने बस यूं ही पकड़ लिया। हाउ डू यू डू इट? जुर्म चाहे कितना भी पेचीदा और मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा, एक छोटी गलती जरूर करता है। बस उस छोटी सी गलती को पकड़ता हूँ और उस मुजरिम तक पहुंच जाता हूँ। और अगर कभी आपका सामना एक ऐसे मुजरिम से होता है जो ना तो कोई सबूत छोड़ता है और ना ही कोई सुराग, तो कैसे पकड़ेंगे आप उसे? एक मुजरिम की सबसे बड़ी गलती होती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो कोई गलती नहीं करता। उस गलती के सहारे मैं उस तक तो पहुंच जाता हूँ। और आज तक मुझे ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं मिला जो परफेक्ट मास्टरमाइंड हो। शायद जल्दी ही मिल जाएगा। क्या मतलब? What if I tell you, कोई है जो एक मर्डर करने वाला है। वो एक मास्टरमाइंड है और वो कोई गलती नहीं करेगा। कौन है वो? ग्रैंड मास्टर हितेन सक्सेना, इंडिया का करंट नेशनल चेस चैंपियन और मेरा पति। आपके पति? आपके इस फ्रूट पंच में कोई शराब का पंच तो नहीं है ना मैडम? मैंने कहा ना आपसे, मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दी है। तो आपके पति हितेन सक्सेना किसका मर्डर करने वाले? मेरा। क्यों मारना चाहते हैं आपके पति आपको? है कुछ बातें हमारे बीच जिसकी वजह से 1 साल से हम काफी दूर हो गए। कई बार मैंने उनसे डिवोर्स भी चाहा, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं। अच्छा है ना? बहुत खास तोहफा है ये मेरे लिए, मेरे एनिवर्सरी का गिफ्ट। क्योंकि वो दिन मेरी खुशी का आखिरी दिन था। अभी कुछ दिनों में मेरी अगली एनिवर्सरी है, लेकिन तब तक मैं रहूंगी या नहीं किसे पता। कुछ सालगिरह ऐसी यादें दे जाती है जो जीने भी नहीं देती और ना ही मरने। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका पति आपको मार देगा? उसने खुद मुझसे कहा है। पिछले 1 महीने में 3 बार कह चुके हैं। पहले मुझे लगता था कि वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन अब मुझे महसूस होने लग गया है। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, फौरन पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ एक कंप्लेंट लिखवाइए। मैं यहाँ से फोन कर देता हूँ, वो आपकी कंप्लेंट पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर पुलिस को उसके खिलाफ कुछ करना होता तो अब तक कर ही लेती। क्या मतलब? कुछ नहीं। बातों की कितनी खास बात होती है ना, कब कहाँ से कहाँ चले जाए कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे आपके पति हितेन सक्सेना अभी है कहाँ? बैंगलोर में चेस टूर्नामेंट के लिए गए हैं। 7 दिनों में वापस आएंगे। जब वो वापस आएंगे मैं उनसे बात करूंगा। थैंक्स, उसकी कोई जरूरत नहीं। आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? एक वादा कर सकते हैं आप?
कहिए। अगर मुझे सच में कुछ हो गया तो आप हितेन सक्सेना को नहीं छोड़ेंगे। कुछ सालगिरह ऐसी यादें दे जाती है जो जीने भी नहीं देती और ना ही मरने। चाहो तो खाने की तारीफ कर सकते हो। बहुत अच्छा है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है, पर कुछ स्पेशल ओकेजन है क्या? रोशनी, क्या हुआ रोशनी? एक ही साल में तुम हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गए। अगले साल शायद मुझे भी भूल जाओगे। हैप्पी एनिवर्सरी। कमाल, तुम तो फूलों को देख के ही खुश होगी, एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं देखोगी। अर्जुन, मेरा नाम तो तुम्हारे दिल पर लिखा है और रोज पढ़ती हूँ तुम्हारी आंखों में उसे। करती हूँ। आज की ताजा खबर है कि श्री, चेस प्लेयर हितेन सक्सेना का बैकग्राउंड चेक करो। बताओ क्या उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्यों, क्या हुआ सर? उसकी बीवी कल मुझे पार्टी में मिली थी। उन्हें लगता है कि हितेन सक्सेना उसे मारने वाला है। छोटू, अपना एक आदमी भी उसके घर के बाहर तैनात करो। उसको बोलो कि अगर उसे कुछ भी अनयूजुअल होते हुए नजर आए तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। यस सर। कल रात भारत के राष्ट्रीय चेस चैंपियन हितेन सक्सेना की पत्नी का उन्हीं के घर में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। हितेन सक्सेना, जो कि बेंगलोर में एक चेस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए थे, मुंबई लौट आए हैं। उनकी पत्नी संध्या सक्सेना का अंतिम संस्कार आज सुबह शिवाजी पार्क शमशान भूमि में किया जाएगा। इनके हिसाब से तो इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वजह चाहे जो भी हो रहा था, इस सब के पीछे वही है, हितेन सक्सेना। आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल? हितेन सक्सेना बेंगलोर में एक टूर्नामेंट खेल रहा था। समझने और समझाने का वक्त नहीं है राठौड़। हमें इसकी बीवी का अंतिम संस्कार रोकना होगा और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। श्री, लोकल पुलिस स्टेशन जाओ और हितेन सक्सेना के अगेंस्ट एक FIR लॉन्च करवाओ और उसकी कॉपी लेकर शमशान भूमि पे मिलो। हम वहीं जा रहे हैं। हितेन सक्सेना एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और अगर वाकई उसने अपनी बीवी को मारा है तो उसकी बॉडी बिना लीगल पेपर्स के हमें टच नहीं करने देगा। क्विक सर, लेट्स गो। राम नाम सत्य, 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 राम नाम। थैंक यू। हाँ श्री। सर, मैंने FIR लिखवा दी है। मैं उसका कॉपी लेके क्रिमिनेशन ग्राउंड पहुंचता हूँ। गुड, जल्दी पहुंचो, हम भी वहां बस पहुंचने ही वाले हैं। ओके सर।
सक्सेना की बीवी संध्या सक्सेना के इस डेथ सर्टिफिकेट पे आप ही ने साइन किया था? यस सर, ये मेरी ही साइन है। इस डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट या दिल के दौरे की वजह से हुई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही सर। इस बारे में आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पुलिस को मैं क्यों इन्फॉर्म करता? और मैं समझ नहीं पा रहा आप लोग मेरे पास आए क्यों हैं? क्योंकि हमें शक है मिस्टर सक्सेना को कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ था, फोन किया गया था उनका। बिल्कुल नहीं सर, मैंने खुद उनकी जांच की थी। सुबह सुबह उनके घर से फोन आया था कि वो उठ नहीं रही है। मैं फौरन उनके घर पहुंचा, लेकिन अफसोस उनकी डेथ हो चुकी थी। इट वॉज मैसिव कार्डियक अरेस्ट। कब से जानते हैं आप हितेंद्र सक्सेना और संध्या सक्सेना को? जी कुछ 2-2.5 साल से। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमें बिना बताए आप इस शहर के बाहर नहीं जाएंगे। Is that clear? पर सर, अब जब हमारे पास मिसेस सक्सेना की बॉडी नहीं है तो हम ऑटोप्सी कैसे करेंगे? प्रूफ कैसे करेंगे कि उनका मर्डर हुआ है? सच को छुपाया जा सकता है श्री, मिटाया नहीं जा सकता। संध्या का सच तो मैं ढूंढ के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे हितेन के घर का एक एक कोना, एक एक इंच क्यों ना छानना पड़ जाए। राउते, मैं मानता हूं कि मिसेस सक्सेना ने तुमसे कहा था कि हितेन उन्हें मार सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ। और ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसा ना हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने मुझसे पहले ही कहा था कि ये सब होने वाला है, और मैं कुछ नहीं कर पाया। पर उसने मुझसे एक वादा भी लिया था। एक वादा कर सकते हैं, अगर मुझे सच में कुछ हो गया तो आप हितेन सक्सेना को नहीं छोड़ेंगे। आइए राठौड़ साहब, आप ही का इंतजार था। अरे चौंकी मत, वो क्या है कि आने वाली हरकत को भांप लेने की आदत है। तो मैंने आप लोगों को अपनी वाइफ के फ्यूनरल पे देखा था कि कोई तो बात है जो आप लोग मुझसे करना चाहते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू? फिलहाल हम सिर्फ तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। आई जस्ट होप कि तुमने कोई भी सबूत मिटाने की कोशिश न की। शौक से लीजिए। संध्या और मैं अलग अलग कमरों में रहते थे, यू नो, पर्सनल प्रॉब्लम्स। और उनकी मौत के बाद कोई उनके कमरे में नहीं गया। कैरी ऑन। तलाशी लो। श्री सर। इस घर में जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, इन सबका एक सैंपल और टेस्ट करवाने के लिए भेजा। सर। एसीपी अर्जुन, बहुत सुना आपके तेज दिमाग के बारे में। अगर चेस का शौक रखते हैं तो आइए किसी दिन मिलके खेलेंगे। खेल तो शुरू हो चुका है। इसमें ऐसा क्या मिल सकता है? जिस तरह एक चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना जरूरी है राठौड़, उसी तरह अगर एक चेस चैंपियन को पकड़ना है तो उसके दिमाग के अंदर घुसना बहुत जरूरी है। इससे हितेन सक्सेना की स्ट्रैटेजी है तो बहुत कारगर और बहुत सिंपल है। ये अपने ओपोनेंट की चाल से 2 चालें आगे सोचता है, जिससे जब उसका ओपोनेंट वो चाल चले उससे 2 चाल पहले ही इसे उस चाल का अनुमान होता है, जिस वजह से ये हर गेम जीतता है।
टेस्ट रिजल्ट आ गया है सर। हितेन के घर से कलेक्ट किए हुए खाने पीने के सामान में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, सब क्लियर है। कोई हैरानी की बात नहीं है श्री। जब तक हम वहाँ वारंट लेके पहुंचते उससे पहले ही उसने वो सारे सबूत मिटा दिए हमके। तो अब क्या करें सर? जहाँ जुर्म होता है छोटू, वहाँ कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसे समझना या समझाना बहुत मुश्किल होता है। कोई एक अजीब चीज, कोई अजीब बात हितेन सक्सेना के घर में भी थी। जब मैं सक्सेना के कमरे में उसके वार्डरोब की तलाशी ले रहा था तो मुझे उसकी वार्डरोब से एक डायमंड की ईयररिंग मिली थी। उसमें अजीब क्या है सर? वो तो उसकी वाइफ का भी हो सकता है। अजीब बात यह है छोटू कि अगर वो ईयररिंग उसकी बीवी की होती तो उस ईयररिंग को वो अपनी बीवी के कमरे में रखने की बजाय अपने कमरे में क्यों रखेगा? नहीं रखेगा जब तक उसे वो ईयररिंग अपनी बीवी से छुपानी ना। श्री, फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? पिछले 1 महीने का कॉल रिकॉर्ड चेक किया है सर। ना ही किसी नंबर पे उसने ज्यादा कॉल किया है, ना ही किसी नंबर से उसे ज्यादा कॉल आया। जितना भी कॉल्स आया सब उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के हैं सर। और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स क्लीन है सर। एक्वा फिश एम्पोरियम, लेकिन हितेन के घर में तो कोई भी एक्वेरियम नहीं है। उसने इस एम्पोरियम से क्या खरीदा है और क्यों? श्री, पता लगाओ कि हितेन ने इस एम्पोरियम से क्या खरीदा है, क्यों खरीदा है और किसके लिए खरीदा है। और जो कोई चीज भी खरीदी गई है वो अब है कहाँ? सर चेकमेट। हाँ, मिस्टर सक्सेना ने एक दुर्लभ प्रजाति की फिश खरीदी थी। उन्होंने जिस एड्रेस पर मुझे भेजने के लिए कहा था मैंने उसी एड्रेस पर भेजा, लेकिन वहां पर किसी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और ये फिश वापस मेरे पास आ गई। अच्छा, हमें वो एड्रेस चाहिए जहाँ पे मिस्टर सक्सेना ने ये फिश डिलीवरी करने के लिए कहा। मिस गौरी शर्मा, ETR। हाँ, जानती हूँ मैं हितेन को। अब हम कुछ समय से टच में नहीं है। क्या यही वजह है जो तुमने उसके डायमंड इयररिंग्स उसे वापस लौटा दिए थे? I mean, फिश एम्पोरियम से जो मछलियां तुम्हारे लिए आई थी वो तो तुमने वापस लौटाई ही थी, और वो वापस फिश एम्पोरियम भी चली गई। लेकिन वो डायमंड इयररिंग्स शायद उसने खुद ही तुम्हें दिए थे, जो तुमने लौटाए उसने अपने पास रख लिए। आप लोग सच कह रहे थे। मैं और हितेन लवर्स थे, पर अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। पिछले 1 साल से हितेन अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था। फिर हम मिले, वी फेल इन लव। फिर एक रात हितेन की वाइफ संध्या का फोन आया मुझे, और संध्या ने बड़ी अजीब बात कही मुझसे। क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि मैं हितेन से दूर रहूं। वो खूनी है। इसके अलावा और क्या कहा उसने? मैंने उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। वो बहुत नशे में लग रही थी और मुझे ऐसा लगा कि शराब के नशे में एक जेलस वाइफ ऐसा ही कुछ कहेगी। और मैंने यही बात हितेन से भी कही, और उसने मुझे कहा कि मैं संध्या की बातों को इग्नोर कर दूं। कब फोन आया था तुम्हें संध्या का? मेरे हिसाब से 1 महीने पहले। तुम्हारा और हितेन का ब्रेकअप क्यों हुआ और कब? उसी फोन कॉल के कुछ दिनों बाद मैंने हितेन से ब्रेकअप कर लिया था। ऑलमोस्ट हम 10 महीने से एक साथ थे, और वो हमेशा से यही कहता था कि वो उसकी वाइफ को छोड़ देगा। बट देन आई रियलाइज कि वो उसकी वाइफ को कभी नहीं छोड़ेगा, और मैं ऐसे दूसरी औरत बनके उसकी लाइफ में नहीं रहना चाहती थी। बस इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। वैसे आप एग्जैक्टली करती क्या हैं? मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कंसल्टेशन देती हूँ। पेड़, फूल, पौधों में ऐसी किसी चीज में रुचि रखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं है तो इन सब फाइनेंस की बुक्स के बीच में बॉटनी की बुक क्या कर रही है? नहीं, ये किताब मेरी नहीं है। तो फिर ये यहाँ आई कैसे? मुझे नहीं पता। ये किताब मैंने नहीं खरीदी। हो सकता है ये हितेन की हो, शायद ये उसी की है। पर उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम नजर आती है।
क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपने कहा कि आपने उनकी सारी चीजें उन्हें वापस लौटा दी थी। पहली बात तो उसने मुझे ये किताब नहीं दी, वो यहाँ भूल गया होगा, और हो सकता है कि मेरी मेड ने इसे उठा के बुक शेल्फ में रख दिया हो। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि ये किताब यहाँ पे थी। बट गुड यू सॉ इट, मैं उसे वापस लौटा दूंगी। डोंट वरी मैम, उन्हें हम लौटा देंगे। हितेन और गौरी का अफेयर चल रहा था और संध्या को इस अफेयर के बारे में पता चल गया, इसीलिए हितेन और संध्या अलग अलग कमरों में सो रहे थे। हो सकता है हितेन ने गौरी के साथ मिलकर संध्या को मार दिया। नहीं, अगर हितेन और गौरी आपस में मिले होते तो गौरी हितेन के कभी भी कोई गिफ्ट वापस ना लौटाती। लेकिन एक बात अजीब है रातों, गौरी ने हमसे कहा कि संध्या ने उसे 1 महीने पहले फोन किया शराब के नशे में, जबकि संध्या ने खुद मुझसे कहा कि पिछले 3 महीने से उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मैंने कहा ना आपसे, मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दी। इसका मतलब दुनिया के लिए तो संध्या ने शराब पीनी छोड़ दी थी, लेकिन वो अभी भी अकेले में शराब पीती थी। ऐसी कोई तो बात होगी जो उसे परेशान कर रही थी, पर क्या? लेकिन जब हमने घर की तलाशी ली तो हमें उस घर से शराब की एक भी बोतल नहीं मिली। अगर संध्या छुप छुप के शराब पी रही थी तो उसके घर में वो शराब की बोतलें भी तो होती, वो वहां नहीं थी। तो वो गई कहाँ और क्यों? संध्या सक्सेना, हितेन की बीवी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के हिसाब से संध्या की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और पार्टी में मरने से कुछ घंटे पहले उसने रावते से कहा कि उसका पति उसे मारना चाहता है। गौरी, हितेन की प्रेमिका, गौरी से मिलने के बाद बहुत सारी नई बातों से पर्दा उठा है, जैसे कि संध्या चुप चुप के अब भी शराब पीती थी, उसका यह एडिक्शन छूटा नहीं था, और गौरी के हिसाब से संध्या अपने पति को एक खूनी मानती थी। रावते, बहुत देर से देख रहा हूं कि तुम इस किताब के अंदर घुसे हुए हो। अब क्या ETF छोड़ के बॉटनी पे PhD करने वाले हो? चेस की एक खासियत होती है राठौड़, और चाल के पीछे एक वजह होती है। एक मंजा हुआ खिलाड़ी कोई भी चाल बिना सोचे समझे नहीं चलता। जब से एक किताब मेरे हाथ आई है तब से सोच रहा हूं कि हितेन के पास क्या कर रही है, क्योंकि जब हमने उसके घर की तलाशी ली थी तो उसके घर पे हमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी किताब नहीं मिली थी। और हितेन ये बुक गौरी के घर भूल गया। ये मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ये किताब भूला नहीं था, जानबूझ के छोड़ के गया था ताकि ये किताब हमें उसके घर पे ना मिले। लेकिन क्यों सर? ये देखो श्री, ये तो वही फ्लावर प्लांट है जो हितेन के घर पे है। हाँ, ओलियंडर नाम है इस फूल का। बहुत ही जहरीला फूल होता है। अगर इसके स्टेम्स को पीस के पाउडर बना दिया जाए और जिसे मारना है उसके खाने में मिला दिया जाए तो खाने वाले को इमीडिएटली कार्डियक अरेस्ट या दिल का दौरा पड़ने से मौत हो सकती है, जो देखने में तो एक आम दिल का दौरा लगेगा, अनटिल अनलेस तुम उसका पोस्टमार्टम ना कराओ, जो संध्या के केस में नहीं हो पाया। तो संध्या के फोन कॉल के बारे में गौरी ने हितेन को बताया, तो हितेन को पता चल गया कि संध्या अभी भी छुप छुप के शराब पीती है। बैंगलोर जाने से पहले हितेन ने उसकी वो छुपी हुई शराब की बोतल ढूंढ निकाली और उसमें वो जहरीला पाउडर मिला दिया। उसके बाद वो बैंगलोर के लिए रवाना हो गया। उसी रात संध्या मुझे उस पार्टी में मिली। पार्टी से घर जाने के बाद शायद हर रात की तरह संध्या ने अपनी वो छुपाई हुई शराब की बोतल निकाली, उसमें से शराब पी और उसके बाद वो ग्लास धो के रख दिया और मिंट खा ली, ताकि किसी नौकर को शक ना हो कि वो अभी भी शराब पीती है। ये वही मिंट है जो हमें उसके कमरे में बरामद हुई। उसके बाद जहर ने अपना असर दिखाया और संध्या की मौत हो गई। हितेन बैंगलोर से लौटा। बैंगलोर से लौटने के बाद उसने वो छुपाई हुई शराब की बोतल ढूंढी और उसे फेंक दिया। उसके बाद उसने बिना किसी हिचक के और डर के संध्या का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर बात सिर्फ गौरी की थी तो हितेन संध्या को डिवोर्स देने के बाद गौरी से दूसरी शादी कर सकता था। और संध्या तो डिवोर्स भी चाहती थी, लेकिन हितेन ने उसे दिया नहीं। इसका मतलब है सत्या के पीछे कोई और वजह है। याद है संध्या ने गौरी से क्या कहा था? उसने मुझसे कहा कि मैं हितेन से दूर रहूं, वो खूनी है। इसका मतलब हितेन इससे पहले एक और खून कर चुका है, जिसके बारे में शायद संध्या को पता चल गया था। अगर इस बात की तह तक जाना है तो इस राज से पर्दा उठाना पड़ेगा राठौड़। अकेले खेलने का बहुत शौक है तुम्हें। मजबूरी है, हराने वाला कोई है ही नहीं। यही जीत का गुरूर एक दिन तुम्हारी हार का कारण बनेगा।
हम इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हितेन सक्सेना से बात कर रहे हैं। इस पोजीशन पर पहुंचना मेरा सपना नहीं, मेरा जुनून था। नफरत है मुझे हार से। इस पोजीशन की कुछ खामियां भी हैं, और क्या है ना कि टक्कर देने वाला नहीं मिलता, मिलेगा भी कैसे? सामने वाले के दिमाग में घुस के उसकी सोच का पता लगा लेता हूं। जैसे कि तुम जब तक पूरी तरह टूट नहीं जाओगे, हार नहीं मानोगे। I like it. I like it. कद्र करता हूं मैं ऐसे जुनून की, ऐसे सोच की। But there's a problem, you know? ACP अर्जुन, अच्छे से अच्छा शख्स भी परफेक्शन से, जीत से एक कदम पीछे रह जाता है। Just one step. Some other time. अरे वाह, कॉफी रेडी है। तूने बनाई? अर्जुन सर ने। तुमने इसकी कॉफी में वो ड्रग DMT मिलाई है? हाँ, अपनी थियोरी को सही प्रूव करने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मुझे नहीं चाहिए, तू ले ले। क्या? ठीक तो है ना? हाँ। मैं शायद बेवजह डर गया। याद है पिछली बार जब ड्रग का असर चेक करने के लिए मेरे कॉफी में ड्रग्स मिलाया था? मुझे ऐसा लगा इस बार भी जहर का असर चेक करने के लिए मेरी कॉफी में जहर मिलाया होगा। और तूने जहर चेक करने के लिए मुझे कॉफी पिलाया? मुझे? श्री अतुल सर, क्या हुआ? कुछ मिला तुम्हें? नहीं सर, कुछ नहीं मिला कॉफी में। What? तुम पागल हो गए हो छोटू? श्री सर, तुम्हें कुछ मिला? कुछ नहीं। I mean, रिकॉर्ड्स क्लियर है। 2 साल पहले उसने संध्या से शादी की और पिछले 1 साल से वो इंडियन नेशनल चेस का चैंपियन है कुछ बातें हमारे बीच, जिसकी वजह से 1 साल से हम काफी दूर हो गए। कई बार मैंने उनसे डिवोर्स भी चाहा, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं। श्री, are you sure हितेन पिछले 1 साल से नेशनल चैंपियन है? यस सर। उससे पहले मुंबई के ही प्लेयर केविन डिकोस्टा चैंपियन था, 5 साल अनबीटेड। उस समय हितेन रैंक 2 पे था। और फिर हितेन ने केविन को हरा दिया। 1 मिनट सर। नो सर, केविन की डेथ हो गई। व्हाट? हितेन और केविन के बीच एक फ्रेंडली मैच के दौरान केविन को कार्डियक अटैक आ गया और उसके बाद हितेन नंबर 1 बन गया। हम इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हितेन सक्सेना से बात कर रहे हैं। इस पोजीशन पर पहुंचना मेरा सपना नहीं, मेरा जुनून था। नफरत है मुझे हार से। उसने मुझसे कहा कि मैं हितेन से दूर रहूं। वो खूनी है। कब फोन आया था तुम्हें संध्या का? मेरे हिसाब से 1 महीने पहले। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका पति आपको मार देगा? उसने खुद मुझसे कहा है, पिछले 1 महीने में 3 बार कह चुके हैं। संध्या जानती थी कि हितेन ने केविन को मारा है। तुम ये कैसे कह सकते हो? टाइमिंग्स देखो राठौड़। 1 साल पहले केविन की मौत के बाद हितेन नेशनल चैंपियन बना। संध्या के हिसाब से कुछ 1 साल पहले ही उसको कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद उसके और हितेन के रिश्ते में कुछ खटास पैदा हुई। शायद 1 महीने पहले संध्या को गौरी और हितेन के रिश्ते के बारे में पता चला और उसने नशे की हालत में गौरी को कॉल करके हितेन से दूर रहने को कहा और हितेन के अगेंस्ट वॉर्न भी किया। शायद उसने उस फोन कॉल में यह भी कहा कि हितेन खूनी है। और 1 महीने पहले, यानी ठीक उसी फोन कॉल के बाद, हितेन ने संध्या को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन ना ही हम संध्या का मर्डर प्रूफ कर सकते हैं और ना ही केविन का। संध्या और केविन की मौत भले एक जैसी हुई हो, लेकिन इन दोनों मौतों में एक बहुत बड़ा फर्क है। हितेन ने संध्या के साथ साथ उन सारे सबूतों का भी अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन केविन एक कैथोलिक था। उसे जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था। इसलिए कॉफिन से हम उसकी बॉडी निकाल के जांच के लिए भेज सकते हैं और ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसके मौत के कारण पता चल जाएगा।
संभाल के छोटू। राठौड़, ये रही केविन की कब्र। खोदो इसे। मुझे कल दोपहर तक सारी रिपोर्ट मेरे टेबल पे चाहिए। यस सर। डैम इट! रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है, ना कोई जहर है और ना ही कोई गड़बड़। जहां से चले थे हम घूम फिर के वहीं आ गए। केविन और संध्या सक्सेना के बीच मौत की लिंक की थ्योरी फेल हो गई है सर। ये सब कैसे किया तुमने? एक अच्छा खिलाड़ी अपने मोहरे की चाल का राज कभी नहीं खोलता। जिन्हें तुमने मारा वो शतरंज के मोहरे नहीं, इंसान थे। मैंने किसे मारा? खैर, जिस किसी ने भी मारा वो एक जीनियस होगा जिसे सुपर इंटेलिजेंट एसीपी अर्जुन नहीं पकड़ पा रहा। कुछ तो होगा उसमें। हो सकता है देर लगे, लेकिन आज नहीं तो कल उस जीनियस को उसकी असली जगह पहुंचा के रहूंगा। जानते हो, चेस बोर्ड में 64 खाने क्यों होते हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स में 64 एक सुपर परफेक्ट नंबर माना जाता है, और इस सुपर परफेक्ट नंबर के बोर्ड का बादशाह यानी किंग मैं हूं। हो सकता है, लेकिन फिलहाल तुम्हारा राजा तो गया। बड़े बड़े राजाओं को ऐसी छोटी मोटी चालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उप्स, बच गया। सॉरी, मैं हूं ना इस खेल में। कास्लिंग कहते हैं, कास्लिंग। हाथी और राजा की जगह की अदला बदली, और राजा वापस महफूज अपने किले में। चेस की एक चाल है कास्लिंग। इस चाल में राजा और हाथी की पोजीशन को आपस में बदल दिया जाता है। यही एक तरीका हो सकता है राठौड़। हितेन पहले से जानता था कि हम आज नहीं तो कल केविन की मौत तक जरूर पहुंचेंगे। वो पहले से ही तैयार था। हमें से कोई भी यहाँ ग्रैंड मास्टर नहीं है राउते, तो इस कास्लिंग का हमारे केस से क्या लेना देना है वो भी बता दो। केविन की बॉडी से जहर सिर्फ इसीलिए नहीं मिला राठौड़ क्योंकि वो केविन की बॉडी थी ही नहीं। व्हाट? मतलब उसने केविन की कब्र में किसी और की बॉडी को डाल दिया? नहीं, वो बहुत मुश्किल है। उसने केविन की कब्र का पत्थर किसी और कब्र के पत्थर के साथ बदल दिया, ठीक जैसे कास्लिंग में होता है। राजा और हाथी की पोजीशन को आपस में बदल दिया जाता है। और सर, अभी इतने बड़े ग्रेवयार्ड में हम केविन का ग्रेव कैसे ढूंढेंगे? वो तो छोटू ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। जिस कब्र के पास छोटू गिरने वाला था, उस कब्र के पत्थर के नीचे वाली मिट्टी ढीली थी, मानो जैसे कुछ ही दिनों पहले जमी हो। ये कब्र हितेन ने सिर्फ इसलिए चुनी क्योंकि वो एक आदमी की कब्र थी, और उस आदमी की उम्र लगभग उतनी ही रही होगी जितनी केविन की थी, ताकि हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अगर टेस्ट भी करें तो सदला बदली को कभी पकड़ न सके। यानी हमने पीटर की बॉडी की जांच करवा दी, और केविन की बॉडी उस कब्र के अंदर है जिसके ऊपर पीटर के नाम का पत्थर लगा हुआ है।
मास्टर केविन डिकोस्टा, इनकी मौत से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इमरजेंसी टास्क फोर्स की अपील के चलते कोर्ट के आदेशानुसार केविन डिकोस्टा के शरीर को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया गया था, जहां ये खुलासा हुआ है कि पिछले साल हुई ग्रैंड मास्टर की मौत की वजह दिल का दौरा नहीं बल्कि एक दुर्लभ जहर था। एक अरसे के बाद कोई टक्कर देने वाला खिलाड़ी मिला, मगर इस छोटी सी जीत को ये मत समझ लेना कि तुम खेल ही जीत गए। जानता हूं कि अगर एड़ी चोटी का जोर लगा लूं तो भी ये साबित नहीं कर सकता कि केविन और संध्या की मौत जुड़ी हुई और उन दोनों का हत्यारा एक ही है। सही पकड़ा, लेकिन इतनी जल्दी हार मान जाओगे? बहुत उम्मीदें थी यार तुमसे। कभी जंगल में शेर को हिरन का शिकार करते देखा है, कभी कभी हिरन इतना तेज भागता है कि शेर से बच निकलता है। अगर शेर चाहे तो उसका पीछा कर सकता है, पर शेर को पता है कि उसे कब रुकना है, क्योंकि इस जंगल में और भी बहुत से हिरन हैं। ठीक उसी तरह इस शहर में ऐसे बहुत से मुजरिम हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। I like it, thank you. एक ड्रिंक हो जाए। वो क्या है कि मैंने खास तुम्हारे लिए शैंपेन रखी है। तुम्हें कहा था ना, अपने विरोधियों से मैं 2 कदम आगे ही सोचता हूं। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसी भी रहते, ड्रिंक में कुछ मिक्स करना बहुत पुरानी चाल है। You can do much better. क्लास नहीं बदला। तुम्हें पता था मैं क्लास बदल दूंगा, तुमने मेरे से एक चाल आगे सोची। क्या क्या मिला है मेरी ड्रिंक में? वही चाल चली जो तुमने संध्या और केविन पे आजमाया था, मोलिएंडर पाउडर। डॉक्टर्स को भी अब यही लगेगा कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से तुम्हारी जान चली गई। ये नहीं हो सकता। मैं संध्या और केविन को कानूनन इंसाफ नहीं दिला पाया। ये मेरा तरीका है उन्हें इंसाफ दिलाने का। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सही बात है, तुम में और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। मैं तुम्हें एक मौका देता। ये जहर तुम्हारे शरीर के अंदर जाके अगले 10 मिनट में रिएक्ट करना शुरू करेगा, पर अगर अगले 5 मिनट के अंदर तुम अपनी कन्फेशन दे दो और ये बता दो कि तुमने संध्या और केविन को क्यों और कैसे मारा, तो शायद तुम बच सकते हो। Not so soon. Wait! केविन को मैंने इसलिए मारा क्योंकि केविन को मैं हरा नहीं सकता था, और उससे जीते बिना मैं इंडिया का नंबर 1 चेस प्लेयर नहीं बन सकता था, इसलिए मुझे केविन को मारना पड़ा। केविन की मौत का किसी को शक तक नहीं हुआ,
हमारी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी वाली रात को शराब के नशे में मैंने संध्या को केविन की मौत की हकीकत बता दी। नफरत करने लगी हम मुझसे, तलाक चाहती थी, डिप्रेस रहने लगी और इसी वजह से उसने खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। इस दौरान मेरी मुलाकात गौरी से हुई, जो संध्या को गौरी का पता चला। तो एक दिन शराब के नशे में उसने गौरी को फोन करके कह दिया कि मैं खाते तो मुझसे दूर है। डॉक्टर्स के लाख मना करने के बाद भी संध्या ने शराब पीना नहीं छोड़ा। मैं समझ गया कि वो शराब के नशे में किसी के भी सामने मुंह खोल सकती है। इसीलिए बैंगलोर जाने से पहले मैंने उसकी विस्की की बोतल में मॉली एंड पाउडर मिक्स कर दिया था। फिर वैसा हुआ जैसा मैंने सोचा था। बैंगलोर से आके मैंने उस बोतल से सारी विस्की गिरा दी और ग्लास भी साफ करके रख दिया। काफिर हूं मैंने केविन को संध्या का खून किया। तुम कातिल नहीं हो, प्लीज एंटीडोट दे दो। तुमने ठीक कहा, मैं खूनी नहीं हूं, इसलिए मैंने ड्रिंक में कोई जहर नहीं मिलाया। सिर्फ एक ऐसी चीज मिलाई जिससे तुम्हें जबरदस्त एसिड रिफ्लक्स हो जाए, यानी एसिडिटी। तुम्हारे सीने में तेज दर्द उठा और तुम्हें लगा कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ गया। तुम्हें सिर्फ एक एसिडिटी की प्रॉब्लम। गोली खा लो, ठीक हो जाओगे। एसिडिटी मतलब मैंने किसी का खून नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हें कुछ बताया। मतलब जो भी कन्फेशन हुई है वो सिर्फ इस कमरे में रहेगी। तुम्ही से सीखा है दिन, 2 चालें आगे की सोच, क्योंकि उसके आगे की एक चाल मैं खुद सोच लेता हूं। इस पेन में तुम्हारी सारी कन्फेशन रिकॉर्डेड है और बाहर ईटीएफ की गाड़ी में मेरे बाकी टीम मेंबर्स सारी बातें सुन और देख रहे हैं। याद है तुमने मुझसे एक बात कही थी दिन, ये अच्छे से अच्छा आदमी भी परफेक्शन से बस एक कदम पीछे रह जाता है, जस्ट 1 स्टेप। जैसे तुम। चेकमेट। हेलो भाभी, वो आंवला जूस का डब्बा आ गया है, घर पे भेज दूं क्या? तो मुझे इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? तुम पैसे मांग रहे हो ना मुझसे? भाभी, मैंने पैसे कम मांगे, आपने ही। जल्दी बोल, कितने पैसे चाहिए? मिल जाएंगे तुम। देखो, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तो मुझे कल फोन करना। हाँ, कल फोन करना।
मोना बेटा, वाह मम्मी लड्डूस इतने सारे मेरे लिए। अपनी माँ को थैंक यू मॉम। बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं और हमें आज पता चला। सर, जो लेडी छत से कूदकर मरी है उसका नाम शिखा समर सिंह है। उम्र है 46 साल और इसी बिल्डिंग में किराए पर रहती थी और ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी। साथ में उसकी बेटी भी है। हमें बेहोशी की हालत में मिली थी, उसे भी जहर दिया गया था और अगर सही वक्त पर उसे हॉस्पिटल ना पहुंचा होता तो वो भी मर जाती। और सोसाइटी के रिकॉर्ड के मुताबिक उसके पति का नाम समर सिंह था, जो कि बॉर्डर पर टेररिस्ट से लड़ते हुए मारे गए। और हमारे चेक करने पर इसका नाम मिलिट्री के रिकॉर्ड में कहीं नहीं था। और इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बेटी के खून में बहुत ही खतरनाक ड्रग्स पाए गए थे, जो आमतौर पर कहीं मिलते नहीं है। मुझे तो ये मामला बहुत ही पेचीदा लग रहा है साहब, इसलिए हमने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया। लेकिन लगता है इन्होंने ये कहानी इसलिए बनाई ताकि सोसाइटी में इनको आसानी से घर मिल जाए। और घर मिल भी गया था सर। सोसाइटी और पड़ोसियों में से किसी को माँ बेटी से कोई शिकायत नहीं थी। हमने इनके रिश्तेदारों से बात की। यही तो एक प्रॉब्लम है सर, ना कोई रिश्तेदार है ना कोई जान पहचान वाला। जहाँ ये काम करती थी वहाँ तो कुछ अपनी अलग ही पहचान बना के रखी थी। ये लीजिए। और हाँ सर, शिखा ने अपने ऑफिस में सबको ये बता के रखा था कि वो यूएसए से आई हुई है और वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, इसलिए उसे आसानी से जॉब मिल गया था। और जब हमने शिखा जी का बायोडाटा चेक किया तब हमें पता चला कि उसमें समर सिंह का नाम लिखा था और ये भी लिखा था कि वो यूएसए में रहते हैं। क्या जानते हैं आप लोग शिखा जी के बारे में? कुछ ज्यादा नहीं सर, दोनों माँ बेटी किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। आप कभी उनके घर के अंदर गए थे? जी नहीं। उनसे कौन कौन मिलने आता था? वही प्लम्बर, बिजली वाला, केबल वाला। जब फ्लैट लिया था तो कुछ नए प्लग पॉइंट्स चाहिए था। बाथरूम में पानी की एक और टंकी लगवाई थी, जबकि पानी की सप्लाई तो बराबर रहती है यहाँ। फ्लैट नंबर क्या है उनका? सर, इस बूंदी में वो ड्रग्स थे जो बच्ची के ब्लड में पाए गए। सर, आप ये हिसाब वाली नोट क्यों निकाल रहे हैं? ये नोट मरने से पहले लिखा गया, इसीलिए बहुत काम की चीज है। लेकिन आपको कैसे पता सर? तो बूंदी के दाग लगे और वही दाग उस कलम पे भी लगे और बूंदी के ही लड्डू बना रही थी ना। यस सर। So that proves it. श्री, शिखा के फोन रिकॉर्ड चेक करो।
जी कहिए साहब, क्या दूं? एसीपी अर्जुन राउत, ETS। शिखा सिंह के घर से हमें आपकी दुकान का ये कार्ड मिला। शिखा सिंह, वो तो हमारी सबसे अच्छी ग्राहक थी, हमेशा नकद देती थी। क्यों आज तक उन्होंने कभी अपना कार्ड यूज नहीं किया या कभी उधार किया हो? नहीं साहब, कार्ड कभी नहीं यूज करती थी, हमेशा नकद देती थी, चाहे कितना भी बड़ा सौदा क्यों ना हो। तो आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई? उसी रात को, जिस रात को वो कूदी थी, 2 दिन पहले हमारी दुकान पर आई थी और एक खास आंवला जूस मांग रही थी। कल जब वो आंवला जूस आया तो वही बताने के लिए मैंने उनको फोन किया था, लेकिन वो कुछ अजीब तरह से बात कर रही थी। तो मुझे इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना मुझसे? और हम पैसे को लेकर उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं, और बाद में बात करूंगी ऐसा कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तो मुझे कल फोन कर दो। लेकिन साहब मैं उन्हें क्यों परेशान करूंगा, मेरा कुछ बकाया था ही नहीं उनका। थैंक यू। एक औरत जो लेफ्टिनेंट कर्नल समर सिंह की बीवी होने का दावा करती है, अपनी बेटी के साथ एक घर किराए पे लेती है और ऑफिस में सबसे ये कहती है कि वो अमेरिका से आई है। वो जो कुछ भी खरीदती है पूरा कैश देके खरीदती है। एक दिन अपनी बेटी को लड्डू में ड्रग्स का खतरनाक मिक्सचर मिला के खिला दी थी। उन्हीं लड्डुओं के बीच में हमें एक पर्ची मिली जिसपे एक नंबर लिखा था 1001.90, जिसका रेलेवेंस हमें अभी तक पता नहीं चला। उसके बाद वो छत पे जाती है और वहां से कूद के अपनी जान दे देती है। जब हमने पता किया तो फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल समर सिंह नाम का कोई आदमी ही नहीं है। उसकी बेटी बच जाती है और कुछ सर, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये दोनों इसी नाम से है जिस नाम से वो रह रही है। इससे पहले कुछ भी नहीं। शिखा इस घर में कब आई थी रहने के लिए? सर, सितंबर 2011। पासपोर्ट और पैन कार्ड दोनों नवंबर और दिसंबर 2011 में बनाए गए। 2011 से पहले हमारे पास कोई रिकॉर्ड है? नो सर, कुछ भी नहीं है। मैं समर सिंह की फोटो का एनालिसिस करता हूँ। कोई फायदा नहीं है श्री। अगर ध्यान से देखो तो बॉडी और चेहरा एक आदमी का नहीं लगता। इस चेहरे को कंप्यूटर में मॉर्फ किया गया है, यानी इसी के चेहरे के ऊपर और चेहरों के फीचर्स लगाए गए हैं। सवाल है क्यों? खुद को छुपाने के लिए इतनी मेहनत क्यों? छोटू, शिखा के ऑफिस से उसके बॉस को बुलाओ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि शिखा ऐसा कुछ भी कर सकती है। आपको उनके बिहेवियर में कभी भी कुछ अजीब सा लगा जिससे आपको उनके ऊपर कभी शक हुआ हो? अजीब तो कुछ भी नहीं लगा, इसलिए कभी सोचा भी नहीं कि शिखा छत से कूद भी सकती है। और अभी अभी उसकी तनख्वाह भी बढ़ी है। उनकी तनख्वाह कौन से बैंक में जमा होती थी? महाड़ी कोऑपरेटिव बैंक। उनके ऑफिस में कोई ऐसा था जिससे वो ज्यादा करीब रही हो या फिर जिससे ज्यादा बातचीत करती हो? जी, निधि। निधि? आपको आपकी कलीग शिखा के बिहेवियर में कभी भी कुछ अनयूजुअल लगा? हाँ सर, वो कभी कभी जो ऑफिस के नीचे टेलीफोन बूथ है उसका इस्तेमाल किया करती थी, जबकि उनके पास मोबाइल था। और जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है तो उसने बोला कि उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू सर। शिखा के बैंक अकाउंट में हर महीने सैलरी डिपॉजिट तो होती थी, लेकिन विड्रॉल 1 पैसे भी नहीं। अगर आज तक बैंक से एक भी पैसा विड्रॉ नहीं हुआ तो उसके पास अपने खर्चे के लिए पैसे आते कहां से थे, वो भी नकद। बाथरूम में पानी की एक और टंकी लगवाई थी, जबकि पानी की सप्लाई तो बराबर रहती है यहाँ। शिखा सिंह, वो तो हमारी सबसे अच्छी ग्राहक थी, हमेशा नकद देती थी, चाहे कितना भी बड़ा सौदा क्यों ना हो।
राठौड़, अगर किसी के घर पे इतना पैसा हो तो फिर वो बैंक क्यों जाएगा? अब कैसी कंडीशन है इसकी? शिखा सिंह की बेटी मोना सिंह के शरीर में ड्रग्स का खतरनाक मिश्रण है। केटामाइन, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइफाइन, ये सारे ड्रग्स खुलेआम तो मिलते नहीं हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में तो बिल्कुल नहीं मिलते। मैंने इसके पेट में फ्लश करके 3 बार सारी चीजें बाहर तो निकाल दी हैं। अभी ये बेहोश है, देखते हैं कब तक होश आता है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। ये मोस्ट वेलकम। मोना को देखने आया हूं सर। मेरे बाबा ने भी आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने ऐसे क्यों किया? वो ड्राइवर थे, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि पैसा ही सब कुछ है। उन्हें बहुत पैसे कमाने थे, लेकिन माँ तो उसके खिलाफ थी। वो कहती थी कि हम जैसे भी है, जहां भी है, खुश है। लेकिन वो कहां समझते थे। उन्होंने पैसों के लिए एक स्मगलर के पास गाड़ी चलाने की नौकरी कर ली। एक बार पोर्ट से सामान लाते वक्त वो पकड़े गए। उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जेल में उन्होंने शर्म के मारे अपनी फिर माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और कुछ ऐसी बातें बताई कि जिससे मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करके लोगों की मदद के लिए आना ही था। सर, जब कोई आदमी खुदकुशी करता है ना, वो अकेला नहीं मरता, अपने साथ साथ पूरे परिवार को मार के जाता है। शिखा ने भी ऐसे कुछ गलत काम किया होगा, जिसकी वजह से उसने अपनी और अपनी बेटी की जान लेने की सोची। सॉरी यार छोटू, मुझे पता नहीं था कि मैं इस लड़की में अपने आप को देख रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि जब उसे होश आ जाएगा तब उसे जिंदगी में क्या क्या सहना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, मैं जरा इस केस को लेकर बहुत इमोशनल हो गया था। डोंट वरी, मोना ठीक हो जाएगी और तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो। और एक और बात, मोना के होश में आने के बाद उसकी माँ की मौत की खबर तुम ही उसे देना, क्योंकि शायद तुम ही हो जो उसका दर्द अच्छी तरह समझ सकते हो। थैंक यू सर। इतनी मुश्किलों का सामना करके तुमने ETH है, नहीं पता तुम्हें अपने आप पे नाज है कि नहीं। मुझे तुझ पे नाज है ना। चल अभी रोना बंद कर, चल 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 चल, मोना को ये फूल दिखे आते, चल। एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाली आम सी टिकटिंग एजेंट के पास इतने खतरनाक ड्रग्स कहां से हैं? पता करना होगा। श्री, तुमने शिखा की डिटेल्स अपने डेटाबेस में चेक की? पूरी की पूरी चेक कर ली है, उसकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ना कोई पुलिस अरेस्ट, ना कोई और इंफॉर्मेशन। लोग किसी नकली आइडेंटिटी पे इतनी आसानी से कैसे जी सकते हैं? और एक बात है सर, करेंसी नोट्स पे सिर्फ शिखा का ही फिंगरप्रिंट्स है और घर से बरामद हुए कैश 2.6 करोड़ का है। वो सारा का सारा खर्चा इन्हीं पैसों से कर रही थी और अपने मालिक मकान को भी वो किराया कैश में देती थी। इसीलिए इन पैसों का कोई ट्रेल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। पैसों की ट्रेल को फॉलो करने से ही हमारे हाथ में कुछ लग सकता है, क्योंकि पैसा अपनी छाप छोड़ ही देता है। श्री, पता करो कि इतना सारा पैसा आया कहां से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे पैसा ही एक वजह है। और राठौड़,
हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर शिखा को ड्रग सप्लाई किसने की है, जो उसने अपनी बेटी मोना के लड्डू में मिला के उसको खिलाए। छोटू, अपने लोकल इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो। उनको बोलो कि ये पता लगाएं कि वो ड्रग्स कहाँ से आए शिखा के पास जो उसने अपनी बेटी मोना को दी है। सर। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज हमारा ट्रस्ट करो। हम लीना से 20 साल पहले मिला था, उसके बाद कभी नहीं मिला। थैंक्स टू जीसस वो औरत हमारे जिंदगी से चला गया। पता है, मैं भी लीना सावंत से बहुत समय से नहीं मिला और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड की मदद से मैं उस तक पहुंच पाया। जानती हो ये बेस्ट फ्रेंड कौन थी? मैरी फर्नांडिस। मुझसे तो झूठ मत बोलो मैरी, तुम ही ने उसको बताया था कि उसकी और तुम्हारे नाम की सुपारी निकली। किसी ने तुमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। हम बोला ना, हम लीना से नहीं मिला। इस ड्रग्स को जानती हो? तुम तो लेती थी ना। मैं भी क्या स्टूपिड सवाल कर रहा हूँ तुमसे। इस ड्रग्स की न जाने कितनी लोगों को लत लगवाई थी तुमने, न जाने कितने लोगों की तुमने जाने ली। आज तुम ट्राई नहीं करो मेरे लिए? आज तुम आखिरी बार इसे ट्राई करो। राउते, इस तरह के ड्रग्स के और केसेस के बारे में पता करने का आइडिया अच्छा था, लेकिन इन सब का शिखा के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं, वी कांट से। ये औरत भी ड्रग के ओवरडोज से ही मरी है राठौड़। उम्र इसकी भी कुछ 44 और 45 साल के बीच में थी। बॉडी पे मार के निशान है। हो सकता है कि ये काफ़ी लंबे अरसे से ड्रग्स ले रही है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इसकी बॉडी में हमें जो ड्रग्स की कॉम्बिनेशन के ट्रेसेस मिले बिल्कुल वही हैं जो मोना की बॉडी में भी थे। और क्योंकि ये ड्रग्स इतनी आसानी से मिलते नहीं, हो सकता है कि ये दोनों को एक ही आदमी ने वो ड्रग्स बेचे हों। सलाम सर। चल बता। ये जो ड्रग्स आप बता रहे हैं सर, इसमें 1-2 लोग ही डील करते हैं। ये डिजाइनर ड्रग्स है, एक्सपोर्ट का माल। कौन बेचता है ऐसे ड्रग्स? ये मार्केट में ज्यादा नहीं है क्योंकि इसमें कोक और एक्सटेसी वाली कोई बात नहीं है। मार्केट में चलते भी नहीं है। ओवरडोज से मौत होने का चांस ज्यादा रहता है। मिलने को मिल सकता है लेकिन कोई लेता नहीं है। चेक करके बताओ कि ऐसा स्टॉक किस किस के पास पड़ा है। सर, मैच मिल गया। ये नोट एक पुराने बैंक रॉबरी की है। 15 साल से इन नोटों की कोई अता पता नहीं था। अफवाह ये थी कि किसी ब्रूस बॉयज नाम की गैंग इस चोरी के पीछे थी। ब्रूस बॉयज? हेलो, थैंक यू। वो लाश गुमनाम नहीं थी। जब उसकी फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई तो पता चला कि उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे और उसका नाम था मैरी फर्नांडिस। मैरी फर्नांडिस? जब मोना को दिए गए ड्रग्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो पुलिस आर्काइव में मुझे ये फाइल मिली कि ड्रग डीलिंग का एक पुराना केस है और उसमें जो पकड़ी गई वो मैरी फर्नांडिस ही थी। उस वक्त एक केस दामले हैंडल कर रहा था। मैरी फर्नांडिस एक बहुत पुरानी ड्रग पेडलर थी। अब वो एक बड़ा सैलून चलाती थी। पिछले 10 साल से वो ये ड्रग्स का धंधा भी बंद कर दी थी। अगर ऐसा है तो उसे अब 10 साल बाद क्यों मारा गया? इन दोनों केसेस में पुराने सवालों के साथ साथ कुछ नए सवाल भी सामने आए हैं। इसलिए हम अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट के इन दोनों केसेस पे पैरेलल काम करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। बताइए, हम ईटीएफ की क्या मदद कर सकते हैं? मैरी फर्नांडिस याद है आपको? आप ही ने उसे कई बार अरेस्ट भी किया है। इनफैक्ट आप ही वो शख्स है जिसने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। मैरी? हाँ सर, याद आया। मैरी फर्नांडिस। सर, वो वक्त बिल्कुल अलग था और उस वक्त की क्रिमिनल भी बिल्कुल अलग था। मैं मैरी फर्नांडिस को जानता था सर। मैंने उससे कितनी बार कहा कि ब्रूस के साथ उसकी दोस्ती अच्छी नहीं। ब्रूस बॉयज 80s के जमाने का बड़ा गैंग जिसने कई सारी बैंक रॉबरीज की। ब्रूस और मैरी फर्नांडिस दोनों एक ही एरिया में रहा करते थे और मैरी ने ब्रूस की काफी सारी इंफॉर्मेशन देने में उसकी मदद भी की थी। सर, मैरी बहुत खूबसूरत थी और अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके वो ऐसी ऐसी चालें चला करती थी कि लोग उसे बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन दे दिया करते थे और इस तरह से वो धीरे धीरे ब्रूस की गैंग का हिस्सा बन गई। वो खुद भी ड्रग्स लेती थी और उसने ब्रूस के ड्रग्स के कारोबार को पूरी तरह से संभाल लिया। ब्रूस का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया,
उसने ड्रग्स के कारोबार को पीछे छोड़कर बैंक और ज्वेलरी स्टोर रॉबरीज, खास करके डायमंड रॉबरीज का काम संभाल लिया। लास्ट उसको अर्ली 90s में पकड़ा गया था। 6 महीने में बाहर आ गया। उसके बाद उसने पूरे धंधों को बंद कर दिया और एक ब्यूटी सैलून खोल लिया था। ये लगभग वही समय था जब ब्रूस भी गायब हुआ, और वो तो ऐसे गायब हुआ कि उसके बारे में ना कोई जानता है ना कोई इंफॉर्मेशन है। जी थैंक यू। थैंक यू। श्री, मेरी फर्नांडिस की कॉल रिकॉर्ड चेक करो और मुझे बताओ कि उसने मरने से पहले किस किस से बात की थी। छोटू, एसके नर्सिंग एंड मैटरनिटी होम में एक लड़की चित्रा का बर्थ रिकॉर्ड चेक करो और पता करो उसकी मां लीना सामंत कौन। पूरी इन्फॉर्मेशन छोटू। मेरी फर्नांडिस का फोन रिकॉर्ड मिल गया सर। उसके डिटेल्स में उसका सैलून का नंबर और उसके साथ जितने भी लोग काम करते थे उसका नंबर है। लेकिन एक बात है सर, उसके गायब होने के ठीक 2 दिन पहले मुंबई के एक लैंडलाइन नंबर से बहुत बार कॉल आया। ये नंबर केस सॉल्व करने की चाबी हो सकता है श्री। पता करो किसका है। सर सर, ये नंबर उस टेलीफोन बूथ का है जो शिखा के ऑफिस के बाहर है। हो सकता है शिखा ने वो फोन किया। और इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन है? इस बात का कोई सबूत नहीं है सिवाय इसके कि मरने वाली दोनों औरतों की उम्र 40 और 45 के बीच की है। और हमें जो पैसे मिले वो एक रॉबरी का हिस्सा है जिसमें मेरी भी इन्वॉल्व थी। कनेक्शन है राठौड़, मेरी और शिखा के बीच में। समझे या समझाऊं? सर, मेरी फर्नांडिस के घर से जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स मिले उससे एक बात पता चली। लीना? हाँ, लीना सामंत ब्रूस के साथ काम करती थी और सुनने में यह भी आया कि ब्रूस के कई सारे प्रेमिकों में से वो एक प्रेमिका थी। मेरी के घर में हमें हॉस्पिटल के बिल मिले थे, उसमें माँ का नाम लीना सामंत था। हो ना हो, मेरी, लीना और ब्रूस ये तीनों एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं। राठौड़, चित्रा और मोना दोनों एक ही साल में पैदा हुए। सर, ब्रूस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली है। ब्रूस पढ़ा लिखा था और लड़कियों में काफी पॉपुलर था। वो अमीर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनसे काम निकलवाता था। वो इन लड़कियों से सारी इंफॉर्मेशन निकालता था, जैसे कि रईस लोग पैसे कहाँ रखते हैं, उनके सेफ की चाबी उसे कैसे खोलना चाहिए, वगैरह वगैरह। ब्रूस ने लेट 80s और अर्ली 90s में इतनी चोरियां की कि पुलिस के नाक में दम करके रखा। मेरी दामले और उस ऑफिसर से भी बात हुई जिसने वो नोटों के चोरी होने की कंप्लेंट दर्ज की थी। शिखा के घर से हमें जो नोट मिले वो ब्रूस की ही कई चोरियों में से जिसने आखिरी के टाइम पे की थी उनमें से एक के हैं। उसके बाद वो कहीं गुम हो गया और उसकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने उसके एनकाउंटर ऑर्डर भी निकाले और उन्हीं के मुताबिक ब्रूस स्पेन भाग गया और उसके बाद कभी लौट के हिंदुस्तान वापस नहीं आया। श्री, छोटू, जितने भी लोग ब्रूस के साथ उसके आखिरी वक्त में उसके साथ काम कर रहे थे उन सब का पता निकालो और उनसे पूछताछ करो। ठीक है सर। हो सकता है हमें शिखा के मरने का कारण पता चल जाए। सर, जो आदमी ब्रूस का दाहिना हाथ था वो 18 महीना सजा काटने के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया। उस पर इल्जाम ज्यादा नहीं लगा था और पासपोर्ट ऑफिस से पता चला है कि वो हाल ही में मुंबई वापस आया है।
सर, मेरे इन्फॉर्मर से ये पता चला है कि ब्रूस बॉयज गैंग के 3 लड़के जो देश से बाहर गए थे वो वापस मुंबई लौट के आए हैं और उन्हें एक साथ देखा भी गया है। इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। राइट। और वो क्या है हमें पता लगाना है। $1,001.90। यही एक चीज है जो कहीं फिट नहीं हो रही। शिखा ने मरने से पहले ये चिट वहां छोड़ी थी। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है, पर क्या है ये चीज? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इतने पैसे शिखा को किसी को देने हो। छोटू, 1001 तो ठीक है, लेकिन ये 0.90 आज की तारीख में 90 पैसे कोई किसी को नहीं दे सकता। इसका मतलब ये कुछ और है। पर हेलो, ओके, थैंक यू सर। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से इन नामों में से एक पासपोर्ट वाला 1 हफ्ते पहले मुंबई घुसा है। श्री, अगर एक मुजरिम को पकड़ना है तो उसकी सोच को समझना बहुत जरूरी है। पैसे लूटने के ऐसे कौन से नए रास्ते खुल गए हैं जो ब्रूस अपनी शान जिंदगी छोड़ के वापस इस दलदल में घुसने चला आया? उसने ड्रग्स के कारोबार को पीछे छोड़कर डायमंड रॉबरीज का काम संभाल लिया। क्योंकि हो ना हो है तो ये ब्रूस ही। ठीक है, तो हम उसके सारे पुराने अड्डों पे रेड मारते हैं और उसे ढूंढना शुरू करते हैं। लेट्स गो। 1 मिनट। बीकेबी कॉम्प्लेक्स के जितने भी ट्रेडिंग हाउसेज हैं जो हीरे में लेन देन करते हैं वो अभी नए हैं और जावेरी बाजार के बॉम्बिंग के बाद शुरू हुए। ब्रूस जरूर इन हीरो के पीछे है, बस उसे एक ऐसी जगह की तलाश है जो अभी नहीं खुली है, जहां ये ट्रेडिंग बस अभी शुरू ही हुई है। एक नया निशाना जो उसके लिए एक आसान शिकार बन सके। सर, यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स की मदद ले लेनी चाहिए। नहीं श्री, हम किसी भी और डिपार्टमेंट की मदद नहीं ले सकते। हो सकता है ब्रूस की खबरी हो उस डिपार्टमेंट में जो उसे इन्फॉर्म कर दे। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। सर, अरे आप इस वक्त आइए, बैठे। जी सर, बताइए कैसे आना? बस ये पूछना चाहता था कि क्या आप किसी लीना सामंत को जानते हैं? सर, एक मिनट। सॉरी सर, ऐसी औरतों का नाम घर पर रहना ठीक नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। सर, लीना सावंत एक बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। अर्ली 90s के अंदर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने खोजबीन करने की बहुत कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिली। इसके अलावा और कुछ नहीं बता पाऊँ। तो यही लीना सामंत है? यस सर, यही तो है। सर, इसने तो बहुत बड़े बड़े कांड किए। 80s के अंदर इसने ब्रूस के साथ में अपना काम शुरू किया था। ब्रूस के लिए फील्डिंग लगाया करती थी, उसके लिए जाल बिछाया करती थी और चोरी में उसकी मदद किया करती थी। सर, कुछ महीने पहले इसको मुंबई में देखा भी गया था। हमने इसके लिए फील्डिंग लगाई लेकिन रेलवे स्टेशन के पास पहुंच के भी कहीं गायब हो गया। ब्रूस से काफी सारा पैसा लेने के बाद उसने उसका धंधा छोड़ दिया और ब्रूस के बारे में पुलिस को काफी सारी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में भी ब्रूस की खबरी थी। उन्होंने उस तक बात पहुंचा दी और वो अपना सारा पैसा लेकर कहीं विदेश के अंदर सेटल हो गया। उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया। मोना, तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही।
तुम अकेली नहीं हो उमर, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। क्या तुम्हारी मम्मी किसी भी बात से परेशान थी? मामा कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। शहर छोड़ के जाने का प्लान बना रही थी। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि शायद स्कूल का 1 साल मिस भी करना पड़े। हम इस बात की तह तक पहुंच कर रहेंगे मोना कि किस वजह से तुम्हारी मम्मी परेशान थी और क्यों। ये वादा करता हूं। हीरो का एक बहुत बड़ा शिपमेंट एंथोरॉप से आ रहा है और ब्रूस वो जरूर उसी के पीछे है। शायद वो लोग कल काम को अंजाम देने का सोच रहे हैं। हाँ सर, ब्रूस और उसके साथियों ने गाड़ियां, गन्स और बाकी सारे सामान का जुगाड़ कर लिया। टीम इन पोजीशन। श्री गाड़ी आ रही है। क्यों मारा तुमने लीना को? मैंने उसे नहीं मारा, उसने अपनी जान खुद ली है। आखिरी बार पूछ रहा हूं ब्रूस, क्यों मारा या मरवाया उसे? वरना फिर लीना सामंत मेरे गैंग में थी। वो मुझसे प्यार करने लगी थी, मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसके साथ बहुत मजे लिए मैंने। वो बेवकूफ प्रेग्नेंट हो गई। उस वक्त मेरा गैंग तेजी से बढ़ रहा था। मैं बीवी बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने उससे बच्चे को गिरा देने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैरी भी मेरे गैंग में थी, उसने भी मेरे साथ धोखा किया। वो लीना के साथ मिलकर उसने कोई बड़ा प्लान बनाया और मेरी सबसे बड़ी चोरी के पैसे लेकर दोनों गायब हो गई। लीना नहीं चाहती थी कि उस बच्ची को उन दोनों की तरह जिंदगी मिले। उसने अपने आप को बचाने के लिए लीना ने पुलिस को मेरे बारे में खबर दी थी। मैं उससे बदला लेना चाहता था। हाल ही में मुझे पता चला कि मैरी अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रही है। मेरे आदमियों ने पता लगाया कि वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि लीना है, जो शिखा बनकर एक नई जिंदगी जी रही है। बस
पता चलते ही मैंने उन दोनों के नाम एक बहुत बड़ी सुपारी निकाली। और वो सुपारी दी तुमने 100190 को। 100190? ये तो वही नंबर है जो शिखा के घर उस चिट पे था। यही है वो नंबर, बैच आईडी नंबर 100190। ब्रूस ने एक ऐसे आदमी को काम पे लगाया जिस पे कभी किसी को शक ना हो। SSI दामले। दोनों मर गई, लेकिन मेरे 6 करोड़ रुपए कहाँ गए उसका पता नहीं चला। 1 करोड़ 40 लाख रुपए शिखा ने खर्च कर दिए। 2 करोड़ 60 लाख रुपए हमें उसके घर से मिले, तो बाकी के बचे 2 करोड़ रुपए, वो कहाँ गए? बाकी का हिसाब दामले साहब के पास है। मेरी को पता चल गया था कि ब्रूस ने उसके और लीना के खिलाफ एक बहुत बड़ी सुपारी निकाली है, और मेरी ने लीना को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो दोनों एक बार फिर से ब्रूस के चंगुल से निकल सके। इसीलिए लीना और शिखा उस समय मेरी के साथ उस टेलीफोन बूथ में बहुत बात किया करती थी। पर इस बार शातिर दामले उनके रास्ते में आ गया। दामले ने मेरी का पीछा किया और शिखा उर्फ लीना के घर तक पहुंच गया। क्यों लीना सावंत इस बार फिर से घर छोड़कर भागने की तैयारी की है? वहां जाके उसने शिखा को धमकी दी और ये कहा कि अगर उसको मारने के बजाय वो खुद मर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बेचारी क्या करती, उसके सामने मौत खड़ी थी दामले के रूप में। तो उसने दामले के दिए हुए उन खतरनाक ड्रग्स को उस लड्डू में मिलाया जो अपनी बेटी के लिए बना रही थी। लेकिन लीना ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उस ड्रग्स को कितनी क्वांटिटी में मिलाया जाए कि एक आदमी की मौत हो जाए, क्योंकि अपनी जवानी में ब्रूस के साथ मिलकर उसने इस ड्रग का बहुत धंधा किया है। इसलिए उसने सिर्फ उतनी क्वांटिटी मिलाई जिससे उसकी बेटी सिर्फ बेहोश हो और उसकी मौत नहीं, ताकि उसके मरने के बाद भी उसकी बेटी जिंदा रहे। फिर उसने शायद दामले को ये कह के फंसाया कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। तो ठीक है, बच्ची को यहाँ पर मरने दो और तुम छत से जाकर कूद जाओ। और उसने वही किया। वो छत पे गई और वहां से कूद गई और दामले 2 करोड़ लेके फरार। दामले का अगला टारगेट था मेरी, और उसने मेरी को भी ठीक उसी तरीके से मारा। सच तो यह है कि मैं भी लीला सावंत से बहुत समय से नहीं मिला, और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड की मदद से मैं उस तक पहुंच पाया। बेस्ट फ्रेंड कौन है जानती है? मैरी फर्नांडिस। मेरे साथ तो झूठ मत बोलो। ये ड्रग्स जानते हो? इनफैक्ट तुम तो लेती थी ना। मैं भी क्या अजीब सा स्टूपिड क्वेश्चन कर रहा हूं तुमसे। तुम ही लोगों ने ना जाने कितने लोगों को इस चीज की लत लगवाई थी, और ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें ली थी। आज को ट्राई नहीं करो? मेरे लिए आज आखिरी बार ट्राई करो। मेरी को भी वो खतरनाक ड्रग्स दिए और उसकी मौत हो गई। पर इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि दामले ने वो ड्रग्स खुद मिलाए और बहुत बड़ी मात्रा में मिलाए, यानी एक मौत सुसाइड और दूसरी ड्रग ओवरडोज। तो किसी को इस पे शक कैसे होता रहा थोड़ा? अब दामले तुम कुछ बोलोगे या सीधा जेल में जाके बोलोगे? सारी जिंदगी सरकारी नौकरी करते रहो, रिटायरमेंट के बाद हाथ क्या आता है? कुछ भी नहीं। तुम जैसे चंद करप्ट ऑफिसर्स की वजह से हमारे डिपार्टमेंट का नाम बर्बाद है। तुम जैसे गंदे लोग ही हैं जो सोसाइटी को गंदा करते हैं और ईमानदारी को पैसों से तोलते हैं। वर्दी पहनने के लायक भी नहीं हो तुम। तुम्हारे लालच की वजह से एक 16 साल की मासूम बच्ची ने अपनी माँ को खोया है। किसी को खोने का दर्द समझते हो? माहिम में मेरी माँ रहती है। दिस इज जेनी ब्रिगेंजा। प्लीज मेरी बेटी को उनके पास भेज देना। कम से कम वो अपनी दादी के साथ तो रह सकती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।